नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग साइंस का जो सिलेबस है उसमें जो टॉपिक दे रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग हम आपको प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो ये सभी हम चैप्टर देख चुके हैं। हम पहुंच चुके हैं हमारे चैप्टर ऊर्जा, ध्वनि, स्थिर विद्युत, प्रकाश और प्रकाश यंत्र पर। तो इस पर आधारित लगभग 200 प्रश्न देख रहे हैं, जिसके अभी तक हम 4 पार्ट जो है वो देख चुके हैं। तो पिछला चौथा पार्ट यदि आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। 30-30 करके हम प्रश्न देख रहे हैं। तो 3 चक्कू 12 यानी 120 तक हम प्रश्न तक पहुंच चुके हैं। तो आज हम देखेंगे 121 से आपके इस चैप्टर के जो है वो प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। 121 से प्रश्न 121 से लेकर 30 यानी कि 150 तक हम प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि इनमें से किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता? पेरिस्कोप, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप या स्टेथोस्कोप बताना है आपको। इनमें से कौन सा सही होगा? पूछा आपसे ये गया है कि ऑप्टिकल लेंस जो है वो इनमें से किसमें जो है वो नहीं होता। 4 ऑप्शन में से आंसर की बात करते हैं, कौन सा सही होगा? तो आपका स्टेथोस्कोप जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें ऑप्टिकल लेंस जो है वो नहीं होता है। स्टेथोस्कोप जानते हैं ना, वो जो डॉक्टर होते हैं कान में लगाते हैं, आला जिसको बोलते हैं, और वो हार्ट जो है उस पर लगाकर चेक करते हैं, तो वही होता है स्टेथोस्कोप। उसमें तो आपका लेंस होता नहीं ऑप्टिकल लेंस, जबकि पेरिस्कोप, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप इन सभी में जो है वो होता है। 122 प्रश्न कह रहा है लगातार या एकाधिक डैश के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। तो बताइए विरलन, परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन कौन सा सही होगा? और जो चैप्टर आपका चल रहा है ना वो ये वाला चल रहा है, ध्वनि वाला। इसीलिए अभी तक सभी जो प्रश्न है वो ध्वनि पर आधारित ही चल रहे हैं। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा? बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका परावर्तन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लगातार या फिर एकाधिक परावर्तन जो है उसके कारण प्रतिध्वनि जो होती है उनको एक से अधिक बार जो है वो सुना जा सकता है। कहते हैं ना कि आवाज, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया भी था कि आवाज गूंजती है, तो वही चीज यहाँ पर जो है वो पूछी गई है। 123 प्रश्न कह रहा है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि उसके बीच कम से कम समयांतराल जो है वो कितना होना चाहिए। अभी तक देखिए दूरी पूछी गई थी, यहाँ पर क्या पूछ लिया गया, यहाँ समय पूछ लिया गया। यही होता है प्रश्न के अंदर से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बताइए 1 सेकंड, 0.1 सेकंड, 0.02 सेकंड या फिर 2 सेकंड में से कौन सा सही होगा? तो आंसर की बात करते हैं, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? आपका 0.1 सेकंड जो है वो सही हो जाएगा। तो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम जो समयांतराल है वो 0.1 सेकंड का होना चाहिए। अगला है कि ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब का परिणाम होती है उसे जो है हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं, गूंज कहते हैं, विरलीकरण कहते हैं या प्रतिध्वनि कहते हैं? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका प्रतिध्वनि जो है वो सही हो जाएगा। बिल्कुल दोहरे प्रतिबिंब का परिणाम देती है जो ध्वनि की दृढ़ता, उसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं। 125 प्रश्न कह रहा है मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आप सुनते हैं ना, जैसे मैंने आपसे एक एग्जांपल के तौर पर बताया था कि कुएं में आप बोलते हैं तो वो जो गूंज सुनाई देती है उसका समय कितना देर तक रहता है? वो 1 सेकंड तक रहती है आपके वो गूंज, या फिर 0.2 सेकंड, या फिर 0.1 सेकंड, या फिर 0.5 सेकंड? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? बहुत ही कम समय के लिए रहती है। तो आंसर की बात करते हैं तो आपका सबसे कम ही आप कह सकते हैं 0.1 सेकंड वाला जो है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। 126 प्रश्न कह रहा है एक व्यक्ति ने चट्टान के पास ताली बजाई और उसे 4 सेकंड बाद गूंज सुनाई दी, तो व्यक्ति से चट्टान की दूरी जो है वो क्या है? यही प्रश्न मैंने पूछा था पिछले वाले वीडियो में और कहा था कि सभी लोग ट्राई अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इस पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन भी आपको जो है वो कराया था। आसानी से, उम्मीद करते हैं आसानी से इस प्रश्न को कर लिया होगा। तो आपका फॉर्मूला क्या था इसका? आपका फॉर्मूला ये था कि सबसे पहले ध्वनि की जो गति दे रखी है 346 मीटर प्रति सेकंड, ये हो जाएगी। और प्रश्न कह रहा था ना कि एक व्यक्ति चट्टान के पास ताली बजाई, उसे 4 सेकंड बाद गूंज सुनाई दी, यानी कि जाने में समय ध्वनि का और टकरा कर लौटने तक का समय, तो कुल मिलाकर 4 सेकंड का जो है वो समय था। तो पूछी यहाँ पर व्यक्ति से चट्टान की दूरी है, तो जब यहाँ से लेकर यहाँ तक की ही दूरी पूछी है तो हम आने जाने का दोनों का क्यों काउंट करेंगे? केवल जाने का देख लें तो 4 सेकंड जब दोनों का है तो केवल जाने का कितना होगा? 2 सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ से आपने टाइमिंग देख ली 2 सेकंड, गति आपकी दे ही रखी है और आपको दूरी निकालनी है, तो जाल बराबर दूरी बटे समय से आप इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। तो दूरी बराबर 346 गुणे 2 आप कर देंगे
तो 346 का दुगना कितना होता है? 692 मीटर होता है। सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 127 प्रश्न कि एक ध्वनिक अनुनाद है जो कि कंपन जो है में कंपन में होने पर नियत स्वरमान पर गूंजता है, वो इनमें से जो है वो कौन सा है? बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? सीटी, संस्वरण, द्विभुज, विद्युत परिपथ या फिर शहनाई, कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका बी वाला ऑप्शन यानी कि संस्वरण द्विभुज यानी कि ट्यूनिंग फार्क, आपका ये ऑप्शन जो है वो सही होगा। एक ध्वनिक अनुनाद है जो कंपन में होने पर नियत स्वरमान पर गूंजता है। यहां से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इसी के अंतर्गत, स्थिर विद्युत वाला। अभी तक देखिए हम ध्वनि पर आधारित देख रहे थे, अब यहां से स्थिर विद्युत पर आधारित हम जो है वो प्रश्न देखेंगे। और ये बहुत बढ़िया बढ़िया यहाँ से प्रश्न उठते हैं। तो बताइए 128 प्रश्न की 1000 वाट का एक हीटर है, प्रतिदिन 90 मिनट प्रयोग किया जाता है। 90 मिनट का मतलब है 1.5 घंटा। तो ये हीटर 30 दिन में कितने यूनिट ऊर्जा की खपत करेगा, ये आपसे पूछा गया है। और इस टाइप का एक ना एक प्रश्न देखने को आपको बिल्कुल मिल सकता है। बताइए कौन सा जो है वो सही होगा? बस आपको एक सूत्र पता होना चाहिए, यूनिट की संख्या का सूत्र क्या होता है। तो यूनिटों की संख्या का सूत्र होता है वॉट गुणे घंटा गुणे दिन बटे हजार। फिर से रिपीट करता हूं मैं, वॉट गुणे घंटा गुणे दिन बटे हजार। बस सारी वैल्यू उसमें रख देंगे, चुटकियों में आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, सबसे पहले आप ये कहेंगे कि जो घर होते हैं उनमें जो यूज होती है विद्युत ऊर्जा, उसको हम नापते किसमें, तो आप देखेंगे कनेक्शन होता है कुछ किलोवाट घंटा में करके, तो KWH करके जो है वो लिखा रहता है। तो किलोवाट घंटा जो है इसमें हम मापते हैं, इसी को हम यूनिट कहते हैं। अब यहां पर वॉट जो है उसकी वैल्यू दे रखी है 1000 वॉट, ठीक है। प्रतिदिन 90 मिनट प्रयोग किया जाता है, 90 मिनट को आप घंटा में चेंज कर लीजिए, क्योंकि फॉर्मूला होता है ना वॉट गुणे घंटा गुणे, तो घंटा में ही चेंज करेंगे 90 मिनट को, तो 1.5 घंटा लिख सकते हैं इसे, एक सही 1/2 घंटा लिख सकते हैं। अब इसी को और सॉल्व करेंगे तो 2 एक अन्नम 2, ऊपर जोड़ेंगे 3 प्लस बटे 2 यानी कि 3/2 घंटा आप इसे जो है वो लिख सकते हैं 90 मिनट को। तीसरी चीज दिन दे रखी है वो है 30 दिन, जो कि आप ऐसे लिख लेंगे। अब यहां पर अगर आप फॉर्मूला नीचे लिखें, क्या वॉट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000। वॉट की वैल्यू कितनी है प्रश्न में, 1000 वॉट है, तो उसकी जगह 1000 रख दीजिए। घंटा कितना है 3/2, 3/2 रख दीजिए। दिन कितने हैं 30 दिन है, 30 रख दीजिए, और बटे में 1000 रख दीजिए। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये 1000 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाइड होगा तो 2 के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, यानी 2000 हो जाएगा। चाहें तो सीधे सीधे इस 1000 को ऊपर वाले से काट भी सकते हैं, क्योंकि ये 2000 से भी ऊपर जाके कट ही जाएगा। बचेगा क्या, 3/2 गुणे 30 बचेगा। अब 30 को 3 से आप गुणा करेंगे तो 90 आएगा, और 90 का आधा कितना होता है, 45 होता है, यानी 45 यूनिट आपका आंसर जो है वो बिल्कुल हो जाएगा। तो आसानी से इस टाइप के प्रश्न को आप कर लेंगे। अब एक बार बस आपको समझने की देरी होती है, तो आंसर आपका ए वाला 45 यूनिट जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं 129 प्रश्न, विद्युत सेल जो होती है उसमें ऊर्जा परिवर्तन जो है वो किससे किसमें होता है। अब ऐसे में क्या करिए, खुद सोच कर देखिए कि विद्युत ऊर्जा में हम क्या चीज होती है और किसमें परिवर्तन होने के चांसेस हो सकते हैं। बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न जो है हम आपको प्रैक्टिस जो है वो कराते रहे। तो चार ऑप्शन है, स्थितिज ऊर्जा जो है उससे गतिज ऊर्जा, या फिर स्थितिज ऊर्जा जो है उससे विद्युत ऊर्जा, या फिर स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा, या फिर रासायनिक ऊर्जा जो है उससे विद्युत ऊर्जा। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में, तो आप कहेंगे कि विद्युत सेल में ऊर्जा जो परिवर्तन होती है उसमें भरा होता है ना मटेरियल, तो वो रासायनिक ऊर्जा है, उससे हमें क्या मिलती है, उससे हमें विद्युत ऊर्जा मिलती है। तो डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा जो है उससे विद्युत ऊर्जा, डी वाला सही होगा। 130 प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सौर सेल बनाने में नहीं हो सकता। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए सिलिकॉन, प्लेटिनम, गैलियम या फिर जर्मेनियम, कौन सा सही होगा। सौर सेल बनाने में किसका जो है वो यूज नहीं हो सकता। उत्तर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका प्लेटिनम जो है वो सही हो जाएगा, इसका यूज जो है वो नहीं होता है। अगला प्रश्न 131 कह रहा है शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड जो है वो है तांबा है, लोहा है, सिल्वर है या जस्ता है। बताइए शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड जो है वो कौन सा है। और ये जो आपका टॉपिक था उसका लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है।
आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो जस्ता आपका सही हो जाएगा। शुष्क सेल में प्रयुक्त जो कैथोड है वो आपका जस्ता जो है वो होता है, यही आपका हो जाएगा। यहां से अब हमारे प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं प्रकाश पर आधारित, क्योंकि देखिए स्थिर विद्युत पर आधारित इतने ही जो है वो कुल प्रश्न थे। सबसे पहले ऊर्जा पर हमने देखे, फिर ध्वनि पर, स्थिर विद्युत पर, अब हम देख रहे हैं प्रकाश पर आधारित प्रश्न। प्रश्न 132 कह रहा है कि मंजुला समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है। प्रेक्षण मतलब देखना, जैसे हम कोई वैज्ञानिक से संबंधित एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, वहां वर्ड यूज करते हैं प्रेक्षण करते हैं। तो वो कह रही कि मंजुला समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है, उसकी दर्पण से दूरी 5 मीटर दे रखी है, वह दर्पण की ओर अगर 1 मीटर चलती है, अब उसकी और दर्पण में बने उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? 4 मीटर होगी, 8 मीटर होगी, 10 मीटर होगी या 1 मीटर होगी? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बताइए कौन सा सही होगा। मान लीजिए ये मंजुला जी खड़ी हैं, ठीक है, मंजुला जी के सामने यूं दर्पण है, ये जो है वो मंजुला जी के सामने दर्पण है, उनकी दर्पण से दूरी जो है वो 5 मीटर है। कितनी दूरी है? 5 मीटर है। और दर्पण की ओर वो 1 मीटर चलती हैं, बाई चांस अब वो 1 मीटर यहाँ चली गई आगे, अब वो बाई चांस यहाँ आ गई हैं, अब दूरी यहाँ से दर्पण के बीच कितनी हो जाएगी? तो 4 मीटर हो जाएगी। पर एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि जितनी दूरी मंजुला की दर्पण से है, उतनी ही दूरी दर्पण के अंदर भी पीछे साइड है। मतलब आप देखते हैं ना, जैसे आप दर्पण के सामने खड़े हैं तो जितनी दूरी पे खड़े होंगे दर्पण में भी उतनी दूरी पे दिखाई देंगे। आप धीरे धीरे पीछे जाएंगे तो दर्पण में के अंदर जो आपकी पिक्चर बन रही है उसमें भी तो धीरे धीरे आप पीछे जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है, इस चीज को कुछ इस तरीके से समझिए कि ये जो है आपका दर्पण दे रखा है और यहाँ पर मंजुला जो है वो खड़ी हुई है। मंजुला की इस समय जब दूरी 5 मीटर जो है वो थी, तो उसका जो प्रतिबिंब बन रहा था शीशे के अंदर, वो भी दर्पण के पीछे 5 मीटर पीछे जो है वो बन रहा था। यानी 5 मीटर यहाँ भी जो है वो था। और कुल दूरी पूछी गई है ना प्रश्न में कि उसकी दर्पण से बने प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी है, तो पहले वो 10 थी, क्योंकि 5 इधर है 5 इधर है, तो 10 थी। जब वो 1 मीटर आगे चल गई तो 1 मीटर जब इधर से चली तो 1 मीटर दर्पण में भी आगे आ गई है, तो 4 इधर हो जाएगा, 4 उधर रहेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 मीटर आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, जो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, ये जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। सही कथन को आपको पहचानना है। पहला कह रहा है कि अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। फिर और प्रश्न में सही कथन ही पूछा गया और ये तो बिल्कुल सही है, क्यों? क्योंकि सीधा उल्टा दोनों बनाता है। आगे देखिए, उत्तल दर्पण सदैव ही उल्टा है, ऐसा नहीं है। बाकी सब ऑप्शन गलत है, जब ए सही है तो ए वाला ही आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 134 प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश के किस रंग के लिए किसी लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, पूछा बहुत जाता है, बताइए। बैंगनी, नीला, लाल, पीला कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो लाल रंग जो होता है ना, उसकी तरंग दैर्ध्य जो होती है वो अधिकतम होने के कारण ही कोई भी लेंस है ना, उसकी इसके फोकस जो दूरी होगी वो अधिकतम होगी। वहीं अगर बात करें बैंगनी रंग की, तो बैंगनी रंग की तो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे कम होती है, तो ए सी वाला यहाँ पर आंसर जो है वो हो जाएगा। किसी लेंस की फोकस दूरी अधिकतम लाल रंग में होती है। 135 प्रश्न कह रहा है कि अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब जो है वो होगा सदैव वास्तविक, सदैव आभासी, सदैव उल्टा या सदैव वस्तु से बड़ा। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में। और अवतल लेंस तो आप सभी जानते हैं कि अवतल लेंस जो होता है, इसकी दोनों जो सतह होती है वो अंदर की ओर दबी होती हैं। इसका यूज निकट दृष्टि दोष, जैसे किसी को दूर का स्पर्श नहीं दिखाई दे रहा है तो उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं, तो उसमें ही अवतल लेंस जो है वो उसमें दोष जो है उसको दूर करने के लिए किया जाता है। और प्रतिबिंब की बात करें तो अवतल लेंस पर जब भी कोई अनंत से आने वाला समांतर प्रकाश किरण अपवर्तित होता है तो ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो आपका आंसर जो है वो बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, सदैव आभासी आपका सही होगा। और सदैव आभासी के साथ साथ सीधा और बिंब जो होता है उसके साइज से छोटा, ये इसकी विशेषता होती है। 136 प्रश्न आपका कह रहा है कि जो समतल दर्पण है उनमें बनने वाले प्रतिबिंबों के संबंध में नीचे दिए गए कथन, कौन से कथन जो है वो सत्य हैं? प्रतिबिंब सीधा बनता है, समतल दर्पण में पूछा गया है और नीचे इस टाइप से ऑप्शन भी दे रखे हैं। ऊपर और ऐसा कुछ नहीं, इसलिए मैंने स्क्रॉल कर दिया। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा और उस आधार पर नीचे ऑप्शन जो है वो कौन सा सही होगा। समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनने के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? आंसर की बात करते हैं तो आंसर की बात करते हैं तो आपका ए वाला
सी वाला और डी वाला, यानी ए वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रतिबिंब सीधा बनता है, प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है। ये तीनों जो है आपके सही होंगे। अगला देखते हैं 137 प्रश्न। यदि x1 लंबाई के वस्तु का उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब x2 लंबाई का है तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो ऑप्शन सही होगा। बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं चारों ऑप्शन में, तो आपका x1 ग्रेटर देन x2 करके ये वाला जो है वो सही हो जाएगा। x1 लंबाई के वस्तु का उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब अगर x2 लंबाई का है तो ये संबंध आपका होगा। 138 प्रश्न कह रहे हैं कि अवतल दर्पण का फोकस होता है, आभासी होता है, वास्तविक होता है, उपरोक्त दोनों संभव है या नहीं कहा जा सकता, कौन सा इनमें से सही होगा। अवतल दर्पण का फोकस जो है वो होता है। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका उपरोक्त दोनों ही संभव है अवतल दर्पण में, सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। संभव वर्ड यहाँ पर यूज किया गया, तो उपरोक्त दोनों जो है वो संभव है। 139 प्रश्न कह रहे हैं कि लेंस को सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह उपयोग करने वाले व्यक्ति को दिखाई देता है, किस प्रकार से दिखाई देता है वो आपसे पूछा गया। उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब, उल्टा और आभासी, सीधा वास्तविक, सीधा आभासी, कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे कि एक लेंस को सरल सूक्ष्मदर्शी के ना उपयोग करने वाले व्यक्ति को सीधा और आभासी प्रतिबिंब जो है वो दिखाई देगा। डी वाला आपका सही होगा। अगला देखते हैं 140 प्रश्न कि एक वास्तविक बिंब का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण प्रयुक्त किया जाता है। तो गलत कथन का आपको चयन जो है इनमें करना है कि प्रतिबिंब ध्रुव व फोकस के मध्य बनता है, प्रतिबिंब का आकार छोटा होता है, प्रतिबिंब सीधा बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। तो बताना है आपको कि इनमें से कौन सा जो है वो गलत कथन है। प्रश्न में गलत कथन जो है वो पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं तो आपका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, ये वाला आपका कथन जो है वो गलत है, बाकी सभी जो है वो सही है। अगला प्रश्न 141 कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, इसे क्या कहते हैं। ये भी आपका प्रश्न बहुत रिपीट होता है, बताइए परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण, विचलन में से कौन सा जो है वो सही हो जाएगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका अपवर्तन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अपवर्तन जो है हम इसे कहते हैं, घटना अपवर्तन की कहलाती है। 142 प्रश्न कह रहा है कि प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश के किस कारण में अधिकतम विचलन होगा। आप देखते हैं ना जैसे प्रिज्म रखा होता है और इस प्रिज्म में से जब आपका प्रकाश गुजरता है तो इस टाइप से 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसे हम विबग्योर के नाम से प्रदर्शित करते हैं। तो वही पूछा गया है श्वेत प्रकाश के किस कारण में, किस किरण में जो है वो अधिकतम विचलन होगा, इनमें से बताना है आपको कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, तो आपका बैंगनी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। बैंगनी रंग में जो है सबसे अधिक विचलन जो है वो होगा। 143 प्रश्न कह रहा है कि आपको एक अवतल दर्पण, एक अवतल लेंस, एक उत्तल दर्पण और एक उत्तल लेंस दिया गया। किसी बिंब का विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं किसका, ये आपसे पूछा गया है और 4 ऑप्शन भी यहाँ पर दे रखे हैं। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। उत्तर की बात कर लेते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसका उपयोग आप कर सकते हैं किसी भी बिंब जो है उसका विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए। 144 प्रश्न कह रहा है कि ऋतु एक समतल दर्पण के सामने खड़ी है, ऋतु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 10 मीटर है। यदि वो दर्पण की ओर 2 मीटर चले तो ऋतु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी। बताइए, वही जो अभी प्रश्न मैंने समझाया था, अब आप आसानी से जो है वो कर ले जाएंगे। टोटल दूरी 10, जब 2 मीटर चलेगा तो 2 इधर से भी चलेगा, 2 उधर से भी चलेगा, तो टोटल 4 इसमें से घटा दीजिए 10 में से, बचेगा आपका 6 मीटर आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। अगला देखते हैं 145 के एक समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनने के संबंध में कौन सा कथन जो है यहाँ पर सत्य है। 4 यहाँ कथन लिखे हुए हैं और आपको समतल दर्पण के संदर्भ में पूछा गया है। बताइए कौन कौन से इनमें से सही होंगे। पहला वाला तो यहाँ गलत है बिल्कुल कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है, पहला तो गलत है। बी सी डी में प्रतिबिंब वस्तु की दूरी के समान दूरी पर बनता है, बिल्कुल बनता है। प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिलोमित होता है। प्रतिबिंब आभासी होता है,
तो ये भी सही है। तो आंसर आपका बी, सी और डी वाला, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 146 प्रश्न कह रहा है एक अवतल लेंस से बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो होगा सदैव वास्तविक, सदैव आभासी, सदैव उल्टा या फिर सदैव वस्तु से बड़ा। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से उत्तर की बात करते हैं। एक अवतल लेंस से बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा, ऊपर भी एक प्रश्न आया भी था, सदैव आभासी जो है आपका सही होगा। और बाकी एक प्रश्न जहां पर दोनों ऑप्शन थे ना, वो आपका संभावनाएं पूछी गई थी, इस चीज का ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। 147 प्रश्न कह रहा है कि केरोसिन ऑयल जो है वो तारपीन का तेल और पानी के अपवर्तनांक आपको अलग अलग दे रखे हैं। 1.44, 1.47, 1.33, इनमें किसमें प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होगी, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा सही होगा। प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें होगी, तो आप क्या कहेंगे, आपका जो पानी है उसमें जो है आपकी चाल सबसे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जो इसका अपवर्तनांक है वो सबसे कम है। देखिए ऊपर पर अपवर्तनांक दे रखे ना, वही आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 148 कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जब प्रकाश चलता है वायु से जल में, वायु से जो है वो कांच में, जल से कांच, कांच से जल। चार ऑप्शन है, कौन सा जो है वो सही होगा। उत्तर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में, तो आपका कांच से जल में जो है वो सही हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी संभव है जब प्रकाश कांच से होकर जल में जो है वो चलता है। अगला 149 प्रश्न कह रहा है कि एक घूमते हुए समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। सिंपल सा फॉर्मूला होता है आपका परावर्तन कोण का, पूछा गया ना परावर्तन कोण क्या होगा। परावर्तन कोण बराबर क्या होता है, आपतन कोण गुणे 2, और आपतन कोण का मान यहाँ पर 60 डिग्री दे रखा है, इसे आप 2 से जैसे ही गुणा करेंगे आंसर आपको 120 डिग्री जो है वो प्राप्त हो जाएगा। डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं चलिए हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। और लास्ट प्रश्न देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से जो ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। तो 150 नंबर प्रश्न आपका यह है कि तेज गति से घूमती हुई न्यूटन की डिस्क का जो रंग है वो हमें दिखाई देता है इंद्रधनुष जैसा, नारंगी, लगभग श्वेत या फिर रंगीन। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से आंसर की बात करते हैं तो लगभग श्वेत आपका सही होगा। तेज गति से जब घूम रही होगी तब की बात की गई है। एक्चुअल में इसकी विशेषता यही होती है कि 7 रंग से ये तैयार की जाती है, पर जब घुमाया जाता है ना इसे तेज घूमती हुई, तो घूमने पर इसके सातों रंग जो है वो गायब हो जाते हैं और केवल सफेद रंग रह जाता है। इसीलिए आपका लगभग श्वेत जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो यह है आपका इस वीडियो का प्रश्न कि एक वस्तु 50 डिग्री कोण पर रखे गए दो समतल दर्पणों के मध्य रखी गई है। समतल दर्पण में वस्तु के कितने प्रतिबिंब जो है वो बनेंगे। 4 बनेंगे, 5 बनेंगे, 6 बनेंगे या 7 बनेंगे। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो है वो बताइएगा। देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। इसी के साथ आज के सभी प्रश्न समाप्त हुए। टोटल आप कितने प्रश्न कर पाए 30 में से, अपना स्कोर अवश्य बताइएगा और इस वीडियो का आंसर भी अवश्य जो है वो बताइएगा। मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में। एक लाइव टाइमिंग और मैं आपको बता देता हूँ, दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे ये 2 लाइव टाइमिंग है। लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसी टॉपिक से पहले के अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो अलग से प्लेलिस्ट है, उसमें भी जाकर आप साइंस की जूनियर सुपर टेट के उसमें जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।